नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करने की खबरों की और आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त पर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि इस बार महतारी वंदन योजना के पैसे 1 तारीख को आएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देती है। पहली किस्त की राशि 7 मार्च को ट्रांसफर की गई थी, तो वहीं इस बार दूसरी किस्त की राशि 1 अप्रैल को दिए जाने की घोषणा की गई। आज महतारी वंदन योजना हमार माता मन भारी संख्या में आई नहीं। हमार मोदी के गारंटी में ये भी वादा रही कि आज हमार माता मन हर महीना 1000 रुपया देबो और 10 मार्च के 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। और आप मन मैं बताता हूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी वंदन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। हमारा अध्यक्ष जी के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है, तो 1 ही तारीख को भिजवा देंगे भाई। अगली खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा को एक बड़े मामले में जीत मिली। 2021 में खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम ने विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी गरीबों का राशन कार्ड बनवाने गए थे। उसी दौरान खाद्य अधिकारी ने अरुण मेश्राम ने जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस लगाया गया, जिसमें विजय शर्मा जेल भी गए थे। जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें दोनों को दोषमुक्त किया गया, जिसके लिए सम्माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता। तो डिप्टी सीएम ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की जीत हुई है एट्रोसिटी मामले में। कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एट्रोसिटी का पूरा मामला क्या था और इस पर जो डिप्टी सीएम को एक तरीके से कहिए दोष मुक्त किया गया, तो इसको लेकर क्या खबर है, क्या अपडेट है आपके पास? बता दें, आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बड़ी जीत हासिल की है और उन्होंने अदालत को धन्यवाद भी बोला है। और मामला जो है 221 का है और उस समय कवर्धा में एक खाद्य अधिकारी थे अरुण मेश्राम जी, जिन्होंने डिप्टी सीएम के ऊपर और उनके एक मित्र थे कैलाश चंद्रवंशी, दोनों लोगों के ऊपर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया था। इसके तहत डिप्टी सीएम जेल भी गए थे इस मामले में और उसी मामले को लेकर कल अदालत ने उनको बरी किया है, दोषमुक्त किया है। और उसके बाद जो है अदालत से बाहर निकलने के बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी था। उन्होंने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में ये सब मामला जो है उनके ऊपर ये दर्ज किया जाता है। ये सब राजनीतिक मामला था, जबकि हम गरीबों के काम के लिए, उनके राशन कार्ड बनवाने के लिए अरुण मेश्राम के पास खाद्य अधिकारी जो थे उनके पास हम लोग गए थे, जिसका गलत उपयोग करते हुए हमारे ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कराकर हमको जेल भेजा गया था। जी मनोज, सवाल ये है कि अगर तो ये मामला फर्जी था तो 2 साल तक फिर इसकी सुनवाई क्यों हुई, और इसके बाद आज जब इसमें दोषमुक्त कर दिया गया, इसको लेकर डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा? जी, डिप्टी सीएम ने अदालत का धन्यवाद ज्ञापन किया और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर वो सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी हमारे पास एक वीडियो है जिससे हम यह साबित कर सकते हैं कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी था। हम लोगों ने किसी प्रकार की गाली गलौज जो है खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम के साथ नहीं किया था। हम सिर्फ गरीबों को उद्धार के लिए उनके पास गए थे राशन कार्ड बनवाने के लिए, जिनका गलत उपयोग करते हुए उस समय वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी कि जिसका गलत उपयोग करते हुए वहाँ के कवर्धा के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। ये सब मामला जो है उन्हीं के संरक्षण में दर्ज हुआ था। जी, तो मनोज, डिप्टी सीएम क्या कहना चाहते हैं? क्या कांग्रेस की सरकार होने की वजह से इन्हें जानबूझकर ट्रैप में लाया गया, इन्हें फंसाया गया?
जी 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 बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि उन्होंने सीधा सीधा आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाया और यहाँ तक कहा कि उनके जो वकील हैं उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 के बाद से ही उनके ऊपर जितने केसेस लगे हुए, काफी केसेस कांग्रेस सरकार के समय में उनके ऊपर विजय शर्मा डिप्टी सीएम जो है उनके ऊपर दर्ज हुए थे, जो सब मामला राजनीति से लगा हुआ मामला बताया उन्होंने। जी जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस होली मिलन समारोह में आम नागरिकों से ज्ञापन लेने पर यह शिकायत की गई। साथ ही कांग्रेस ने मंत्रियों के बंगलों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस की विधि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवांगन ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत की गई है। साथ ही तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस पर उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा है, क्या पूरा मामला है? जीवन, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो देवांगन जी हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लगाया और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको लेकर कल वो निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर तत्काल जो है कार्रवाई करने की बात कही है, उनको ज्ञापन सौंपा है और उसमें आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम जो है आचार संहिता के दौरान जो है ज्ञापन ले रहे हैं, होली मिलन समारोह के दौरान लोगों से ज्ञापन ले रहे हैं और साथ ही साथ मंत्रियों के बंगले पर अधिकारियों का लगा रहना जो अटैक है अभी तक, उनसे जो है चुनाव प्रभावित होगा। चुनाव की संलिप्तता देखते हुए जो है इस तरह की वारदात न हो सके, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके, ये सारे तमाम आरोप जो है उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन आयोग को सौंपा हुआ है। जी मनोज, चुनाव चूंकि नजदीक आ गया है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और ये जो आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है कि उस दिन पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, होलिका के पहले वो कैश बांट रहे हैं। क्या यही वजह है कि अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पे हर तरह से चुनाव के एकदम मूड में आ चुकी है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के साथ गंभीर आरोप भी लगाते जा रहे हैं और साथ ही साथ लगातार आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप भी एक दूसरे पे कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस पर लगाती जा रही है निश्चित रूप से। और कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को ये चुनाव आयोग की तरफ से भी निर्देश भी जारी होता जा रहा है हर मामले में, जैसे जैसे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से दोनों पार्टियों को निर्देश भी जारी होता जा रहा है। जी मनोज, अब देखिए, अब चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को चुनावी मैदान में उतरना है। ऐसे में क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, देखिए शिवम, चुनाव नजदीक जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वो चुनाव की तारीख, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर एकदम खुलकर, मतलब ये कहा जा सकता है कि सड़क पर आ चुकी है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप के साथ साथ चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप एक दूसरे पर लगाते जा रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव तक ये मामला चलता ही रहेगा दोनों पार्टियों की तरफ से। जी मनोज, एक सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से शिकायत की है और मामले में फौरन कार्रवाई करने की मांग की है, तो क्या कुछ अभी कार्रवाई की गई है? क्या कांग्रेस मुख्य चुनाव के पास गई तो पदाधिकारियों की तरफ से कुछ अभी उनकी तरफ से बयान आया है सामने कार्रवाई करने को लेकर? अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से मामले की संज्ञानता को लेने की बात चुनाव आयोग ने कहा था और इस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, उनको पार्टियों को आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से अभी होती नहीं दिख पाई है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
तो कांग्रेस की महालक्ष्मी न्यारी न्याय गारंटी पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ने आई थी और महंगाई पर सबसे ज्यादा हमला किया। वहीं अब बीजेपी और उनकी गलत नीति ने महंगाई को और भी बढ़ा दिया। इस देश को महिला बहनें और माताएं ही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती है। महतारी महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने देश भर में हर महिला को 8,333 रुपए गारंटी के साथ देने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ने आई थी और महंगाई पर सबसे ज्यादा हमला किया था कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी। लेकिन 9 साल में कांग्रेस जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन महंगाई को भारतीय जनता पार्टी, उनकी गलत नीति, उनकी गलत योजना ने महंगाई को और बढ़ा दिया और हर घर में सीधा डकैती डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो इस देश की महिला बहनें, माताएं पीड़ित है, क्योंकि गृहस्थी उनको चलाना है, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। घर घर में कलह, घर घर में लड़ाई अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। कांग्रेस पार्टी नारी को न्याय दिलाना चाहती है। महतारी महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से देश में हर महिला को 8,333 रुपया गारंटी के साथ देने का फैसला लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम पर बीजेपी नेता हमलावर है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो उन्हें ईवीएम पर भरोसा रहता है। देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अनुसार है। इसका विरोध करना और उसका मजाक उड़ाना राष्ट्रद्रोह जैसा है। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए जुलूक से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुर्ग से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और इसके कारण अब ये तय है कि कांग्रेस की नैया तो डूबेगी और खाली कांग्रेस की नैया नहीं डूबेगी, उसके कार्यकर्ताओं की भी नैया डूबना तय है। अगली खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने होली के बाद उन लोगों को खुशी देने का काम किया है जो अपने मोबाइल गुम हो जाने के कारण परेशान थे। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 राज्यों से ऐसे 210 मोबाइल बरामद किए हैं और कुरियर से मंगवाने के बाद संबंधित लोगों को वापस कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि काफी समय पहले गुम और चोरी हुए 210 मोबाइल बरामद किए गए। इनकी कुल कीमत 21 लाख रुपए है। के अंतर्गत 201 मोबाइल जो कि लंबे समय से गुम थे। इसमें से कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो 2021 से गुम हो गए थे, चोरी कर लिए गए थे। इन मोबाइल्स को साइबर टीम के द्वारा रिकवर किया गया है और रिकवर करके इनको वापस किया गया है। इन सारे मोबाइल्स की जो कीमत है लगभग 21 लाख रुपए के ये 201 मोबाइल हैं और इसमें से कुछ मोबाइल ऐसे थे जो कि दूसरे राज्यों में भेज दिए गए थे। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में इन मोबाइल्स को लेके गए थे और वहां से कुरियर के माध्यम से इनको वापस बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में बिलासपुर एक अहम सीट मानी जाती है। इन पिछले 28 सालों में बीजेपी का तोड़ अब तक नहीं मिल पाया है। बीजेपी के प्रत्याशी लगातार यहां से जीत कर आते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने काफी देर से ही सही अपने एक विधायक को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो कि भिलाई नगर विधानसभा से विधायक देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र यादव के नाम की घोषणा होने के बाद से ही स्थानीय नेताओं के अंदर विरोध देखा गया है और बाहर होने की चर्चा भी तेज हो गई है। तो वहीं मीडिया से मुलाकात के बाहरी होने के सवाल पर देवेंद्र यादव ने कहा कि वो इस शहर के लिए नया व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन इस आंदोलन को धरती और बड़ों को मैं प्रणाम करते हुए युवाओं के साथ पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। आपको यह कहना चाहता हूं, बिलासपुर के आम आवाम के लिए मैं एक नया व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन पूरे दिल से
पूरे सम्मान से सर झुकाकर बिलासपुर की जो हमारे विवेकवान, हमारे ऊर्जावान यहाँ के लोग हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में आया हूँ। बड़ों को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने आया हूँ। बिलासपुर हमेशा आवाज़ बना है छत्तीसगढ़ की। जितने आंदोलन यहाँ पे खड़े हुए हैं उतने कहीं नहीं हुए। इस धरती को प्रणाम करता हूँ और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, जिस तरीके से पहले भी अपनी मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैंने निष्ठा से निभाई है, अब बिलासपुर के साथ निभाऊंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई है और गश्त में निकले टीम के साथ मुठभेड़ हुई। 4 घंटे तक ये पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चली है। लगातार जंगल की आड़ लेकर नक्सली वहां से भाग निकले। पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और गश्त के लिए टीम निकली हुई थी, जहां पर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली, जिसके बाद जंगल की आड़ में आकर नक्सली वहां से भागने में कामयाब हुए, लेकिन पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है और खबर अंबिकापुर से है, जहां कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शशि सिंह को सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शशि सिंह सूरजपुर जिले में जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव बड़े अंतर से जीता है। आपको बता दें कि जिले में तेजी से शशि सिंह गोंड जनजातीय समाज से हैं, इस कारण उनकी अच्छी सामाजिक पकड़ भी है। इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ट्राइबल क्षेत्र के हैं, ये सीट भी ट्राइबल है। हमारे साथ सब ट्राइबल भी समझ रहे हैं, हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है इस देश में। आज हमारे संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज महंगाई की सीमा पार हो चुकी है, इस देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो ये सब जनता समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मोदी लहर कुछ भी अफेक्ट करने वाला है सरगुजा समाज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए करवदा के समोसा बेचने वाले अजय पाली ने नामांकन भरा है। उनका कहना है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कवर्धा जिले में रेल सुविधा के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा जनता के मुद्दों को संसद तक लेकर जाएंगे। अजय पाली ने बताया कि नेताओं के वादों से परेशान होकर वह चुनावी रण में कूद पड़े हैं। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने की बात भी कही है। धमतरी नगर निगम में एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति गर्म हो गई। इस बार मुद्दा बजट बैठक को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच वार्षिक बजट 31 मार्च से पहले पेश करना जरूरी है और अब तक बजट की बैठक नहीं हो पाई है। इस बीच आचार संहिता के नियमों के तहत कोई भी बजट बैठक की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती, लेकिन नगर निगम ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद वार्षिक बजट की बैठक की जाएगी। ड्यूटी है, उनका विरोधी है, उनका काम है मेरा आलोचना करना, लेकिन आलोचना करने के साथ साथ यह भी पता कर ले कि ये बैठक को आगे कौन बढ़ाया और जो बढ़ाया है उनसे जाके पूछे। मैं तो पिछले 4 महीने तैयार बैठा हूं कि जब भी मीटिंग होना है, जब भी समय मिले, सभापति जी से निवेदन कर चुका हूं मैं कि जब भी वो चाहे मीटिंग करवा ले। और इन्होंने बल्कि ये कहा था कि हम लोग परमिशन लेने वाले हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, यदि उनको परमिशन मिलता है तो कभी भी हम बैठक करने के लिए तैयार हैं। देखिए, नगर निगम में आज 28 तारीख को बैठक आयोजित किया गया था सामान्य सभा का, तो उसमें बजट पास कराना रहता है और चूंकि आचार संहिता लग गया और आचार संहिता में बजट आचार संहिता कारण उसको स्थगित कर दी गई, जबकि
धारा 96 नगर पालिका अधिनियम नियम के 100 में यह बताया गया है कि किसी भी कारणवश से 31 मार्च के पूर्व बजट को पास करना अति अनिवार्य रहता है, और चूंकि 31 मार्च निकल जाएगा उसके बाद ये बजट बैठक नहीं हो सकता, स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद यहाँ के जवाबदार लोग नोटिस जारी कर बताते हैं कि बैठक को बाद में किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा, जबकि स्थगित होने का प्रश्न नहीं उठता। ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। इन दिनों जहां होली के चलते दुकान बंद होने के बावजूद शराब की बिक्री जमकर हुई है, इस पर अब आंकड़ा सामने आया है। जिला आबकारी आयुक्त ने बताया कि होली के ठीक एक दिन पहले देसी विदेशी शराब की बिक्री 4 करोड़ रुपए हुई है। अब तक की विभाग की बम्पर सेल बताई गई है, आचार संहिता लगने के बावजूद। लगभग 1.25 करोड़ की बिक्री आती है। होली की पूर्व संध्या पर लगभग 4 करोड़ की बिक्री पूरे जिले में हुई है, जिसमें देसी मदिरा की बिक्री लगभग 1 करोड़ 30 लाख की और विदेशी मदिरा की बिक्री 2 करोड़ 70 लाख की। सर, इस बार क्या दुकान को बंद करने के समय में ऊपर नीचे या कोई और समय निर्धारित किया गया था? नहीं, समय पर जो निर्धारित समय बंद होने का उसी समय पर दुकानें बंद की गई। वहीं कांग्रेस ने बस्तर सीट से कवासी लखमा को प्रत्याशी घोषित किया है। कवासी लखमा के बयान ने कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर हुई रसाकसी को स्पष्ट कर दिया है। लखमा ने कहा कि दीपक बैज प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। दीपक बैज का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि समर्थकों की नाराजगी छुपी हुई है। साथ ही अगर उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बस्तर में जीत हासिल करनी है तो उन्हें दीपक बैज के गुट को भी साधना होगा। कवासी लखमा ने मंच से कहा, दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष है, इस नाते वो प्रदेश के सबसे बड़े नेता होंगे और उनकी जिम्मेदारी 11 लोकसभा सीट जीतने की होगी। मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक बैज को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीतना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणिया हो, बत्रा हो, इन लोगों को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण खत्म कर देगा। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।